सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने जाना कि लिबर्टी आती कैसे है, ये माई लाइफ माई रूल्स, मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, ये सब कैसे हुआ, भारत छोड़ो यूरोप में कैसे हुआ, दोनों जगह कंपैरिजन बताया। लेकिन क्या ये एकदम परफेक्ट है? क्या इसमें कोई कमी नहीं है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हुई इस लिबर्टी की वजह से, इस एब्सोल्यूट फ्रीडम की वजह से क्या इम्पैक्ट हुए सोसाइटी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने फिर से बोला है आपको, रनिंग नोट्स रहते रहिएगा, और जो पीपीटी में लिखा है वो आप खुद से भी लिख पाएंगे अगर आपने समझ लिया है अच्छे से। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया लिबरलिज्म। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, किस किस के लिए लड़ाई हुई थी। इंडिविजुअलिज्म, इसके बाद और किस चीज के लिए लड़ाई हुई, सेकुलरिज्म, राइट्स, फ्रीडम। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ताकि आप कनेक्ट कर सकें इस चीज को। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पिछला लेक्चर देख के ही नहीं आए होंगे, तो ये लेक्चर आप सीधा देख सकें। मतलब देखना तो पुराना वाला है, वरना एक क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, उसमें मार्क्स स्कोर उतने नहीं कर पाओगे आप अगर पुराना नीट देखा तो। फ्रीडम, उसके बाद लिबर्टी, ठीक है, ये सारी बातें की। इसके अलावा भी बहुत कुछ था। अब जब ये सब आ गया है, इन सारी चीजों का जब पहली बार उदय हुआ, तो उस आइडियोलॉजी को हमने बोला क्लासिकल लिबरलिज्म। क्या बोला? क्लासिकल लिबरलिज्म। अब क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म? कुछ थिंकर्स इसमें हमें पढ़ने हैं, जैसे कि जॉन लॉक। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे थिंकर्स वाले पोर्शन में। अभी आप ये देखना कि ये कहते क्या है क्लासिकल लिबरलिज्म के बारे में। देखो, समझो, लड़ाई हुई थी स्टेट से। किस बात की लड़ाई हुई थी? आज़ादी की लड़ाई। अब मैं लड़ रहा हूं आज़ादी के लिए, तो मैं क्या चाहूंगा कि स्टेट मेरे किसी भी काम में इंटरफेयर ना करे। इसको बोलते हैं मिनिमल इंटरफेयर। लॉक ने डिमांड किया कि स्टेट शुड बी नाइट वॉचमैन, स्टेट शुड बी नाइट वॉचमैन। मतलब समझना इस चीज का, ठीक है। नाइट वॉचमैन का अर्थ होता है जो सिर्फ आवाज लगाए, आपके किसी काम में इंटरफेयर ना करे। मतलब स्टेट का काम क्या रह गया फिर, अगर हमने स्टेट को नाइट वॉचमैन बोल दिया? उसका सिर्फ इतना काम है कि आप पर नजर रखे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, आप पर ऐसा ना कुछ चीज थोपे ना, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, आपकी फ्रीडम को इनहेंस करे, लिबर्टी के लिए काम करे। और स्टेट शुड बी सेकुलर। सेकुलर क्यों होना चाहिए? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सेकुलर इसलिए होना चाहिए क्योंकि चर्च तब वहाँ की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता था, एंड लोगों को ये बात पसंद नहीं थी कि चर्च इंटरफेयर करे हमारी पॉलिटिक्स में। आप समझो ना, धर्म है, धर्म अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहता है। धार्मिक होना जो तब का धर्म था, और रैशनल होना चर्च के लिए, दोनों बातें एकदम अपोजिट थी। जब ये लिबरलिज्म राइज हुआ ना, तो इसमें एक फीचर ये भी था, रीजन, तर्क, आर्ग्यूमेंट, बुद्धि। अगर मैं लॉजिकल हूं, मेरे पास एक अच्छी बात है, तो वो बात मानी जाएगी, चाहे रिलीजन के अगेंस्ट हूं, चाहे मैं स्टेट के अगेंस्ट हूं। ये रीजन का राइज ऐसे ही होता है। अच्छा, भारत में कुछ थिंकर्स हुए, आप सभी ने नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद हुए, उससे पहले भी काफ़ी सारे शंकराचार्य वगैरह हुए। इन लोगों ने ना लॉजिक दिया अपनी बात में, तो इनकी बात मानी गई और इनका विरोध भी ठीक ठाक हुआ है। तो वही काम यूरोप में किया गया, जॉन लॉक का राइज हुआ। एक और व्यक्ति हुए, एक और थिंकर थे, थॉमस पेन। इन्होंने पता है स्टेट के बारे में क्या बोला? अब आपको समझ आएगा कि ये लोग स्टेट से कितना परेशान हो चुके थे, इसलिए इनके ऐसे व्यूज आ रहे थे। स्टेट, एक सेकेंड, थॉमस, इन्होंने बोला स्टेट इज नेसेसरी एविल। मतलब समझो इस चीज का, ये कह रहे हैं कि स्टेट जरूरी है, एक जरूरी राक्षस है स्टेट, इनको नहीं चाहिए, नफरत हो चुकी है स्टेट से। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है। अच्छा, ठीक, ये बातें होंगी, स्टेट मिनिमम इंटरफेयर करे। इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए? एक वर्ड सुना होगा आप सभी ने अगर इकोनॉमी पढ़ी होगी, लेसे फेयर, लेसे फेयरी डॉक्ट्रिन। एडम स्मिथ ने बताया था इसके बारे में। क्या है ये?
मार्केट को छोड़ दो ओपन, अपने आप मार्केट को ओपन छोड़ दो, अपने आप जो इनविजिबल हैंड है मार्केट का वो मैनेज कर लेगा सारी सिचुएशन। मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी बेसिकली, गवर्नमेंट किसी चीज में इंटरफेयर ना करे, डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट चले सिर्फ। अच्छा, अगर ऐसा हो कि मार्केट खुला छोड़ दिया जाए प्रॉपर, क्या ये फायदेमंद होगा? इसकी एक लिमिट है, पता है, अभी हम पढ़ेंगे इससे हुआ क्या। ये सारे फीचर्स आ चुके थे तब। दिस लीड टू इनॉर्मस इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनइक्वालिटी इन वेल्थ। मतलब समझो कैपिटलिस्ट लोगों का राइज होगा तो वेल्थ अपने आप डिवाइड होती चली जाएगी। अभी मार्क्स आएंगे धीरे धीरे और मार्क्स खतरनाक विरोध करेंगे इन चीज़ों का, पढ़ेंगे उनको भी हम डिटेल में। अच्छा, कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति है जिसने कैपिटलिज्म का सबसे ज़्यादा विरोध किया पृथ्वी के इतिहास में, जिसने धर्म का सबसे ज़्यादा विरोध किया। डेमोक्रेसी को सपोर्ट तो किया उन्होंने, लेकिन उसमें भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो शायद डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। खैर, उनको भी डिस्कशन करना है। इनइक्वालिटी इन वेल्थ जनरेट हुई। इसके बाद क्या, हमने बात की थी कल इक्वालिटी की, और वो भी कौन सी इक्वालिटी? लीगल एंड पॉलिटिकल। अच्छे से समझना, ये जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, मार्केट को खुला छोड़ दिया, इक्वालिटी के नाम पे सिर्फ लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी दी, दिस विल लीड टू अ सिस्टम जहां पर जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। मैं पहले से किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड में पैदा हो गया, मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं सिर्फ सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करूंगा उसके बाद, क्योंकि मेरे ऊपर कोई लिमिट नहीं है। मैंने भी बोला कि मिनिमल स्टेट है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। खैर, इससे क्या हुआ? दिस सिस्टम लीड टू, मैंने अभी बताया, इनइक्वालिटी इन वेल्थ। इससे क्या हुआ? पॉवर्टी सोसाइटी में आनी शुरू हो गई। अच्छा, इनसे जब पूछा गया कि ये बात जो तुमने कही है लीगल एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी सिर्फ देनी चाहिए, तो जो व्यक्ति कोई गरीब पैदा हुआ है वो तो अपना विकास कर ही नहीं पाएगा फुल्ली, तो इन्होंने थ्योरी दी सोशल डार्विनिज्म की। डार्विन का नाम आप सबने सुना होगा, उन्होंने बोला है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये भी यही कह रहे हैं कि सोसाइटी में वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा। क्या ये ठीक बात है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसको बेचारे को कंडीशन मिली ही नहीं अपना फुलेस्ट अचीव करने के लिए। आपने फ्रीडम बांट दी, अब जो ऑलरेडी बहुत अमीर है वो अपने आप को एनहेंस कर जाएगा, जो गरीब है वो बेचारा क्या करे, उसके पास बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है। तो यही ड्रॉबैक। इसके बाद आया पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सिचुएशंस बनती जा रही हैं। एजुकेशन बैकवर्डनेस, ठीक, ये सारे चेंजेस हुए यूरोप में। ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स दिखने शुरू हो गए। अब क्या होगा? मैंने हमेशा बताया है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि समाज उलटफेर हो रहा होता है, तो फिर एक नई विचारधारा का राइज होता है। ये सब ने मिलकर राइज किया किसका? मॉडर्न लिबरलिज्म का। मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है? मॉडर्न लिबरलिज्म समझने की कोशिश करना। मैंने थिंकर्स बताए, जॉन लॉक का मैंने नाम लिया, एडम स्मिथ का मैंने नाम लिया, थॉमस पेन का मैंने नाम लिया। एक ने बोल दिया कि नाइट वॉचमैन हो, एक ने बोल दिया कि नेसेसरी एवल है, एक ने बोल दिया कि लेसे फेरी डॉक्ट्रिन के जो मार्केट है वो खुला छोड़ देना चाहिए, अपने हिसाब से मार्केट मैनेज करेगा। इसमें क्या हुआ पता है? जो मैंने प्रॉब्लम्स अभी बताई, इनके सॉल्यूशंस पे बात की गई। एक स्टेटमेंट है जो यूरोप में उस वक्त फेमस हुई। बेसिकली एक थिंकर थे, जेएम केन्स। इन्होंने दिया केन्सिनिज्म। केन्सिनिज्म क्या है ये? अभी हमने एडम स्मिथ की बात की, इन्होंने बात की वेलफेयर स्टेट की। अभी तक स्टेट मिनिमल इंटरवेंट कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, कि स्टेट का काम है आपको प्रोटेक्ट करना। जब तक बेसिक फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। मतलब स्टेट मार्केट में इंटरफेयर करेगा। क्यों करेगा? ताकि वो जो प्रॉब्लम्स है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी वगैरह, उसको खत्म किया जा सके। वेलफेयर स्टेट क्या काम करेगा? एक इंग्लैंड में एक बहुत स्टेटमेंट फेमस हुई थी कि स्टेट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। ठीक है,
कुछ थिंकर्स हैं, ये सीधे एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है, ये समझ लेना और ये नोट कर लेना, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, इनफैक्ट एक बार तो आया भी है। एक व्यक्ति हुए TH ग्रीन, इन्होंने बात की पॉजिटिव लिबर्टी की। पॉजिटिव लिबर्टी क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी, कल मैंने आपको नेगेटिव फ्रीडम समझाया और आपको दिख रहा होगा क्लासिकल लिबरलिज्म में सिर्फ नेगेटिव फ्रीडम यूज हो रहा है। तो फिर पॉजिटिव क्या है? आपको बेसिक रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं। कौन प्रोवाइड करेगा? वेलफेयर स्टेट, ताकि आप अपने आप को डेवलप कर सकें। दिस इज नोन एज पॉजिटिव लिबर्टी। अच्छा, एक बहुत फेमस व्यक्ति हुए, अभी एक मूवी आई है हाल ही में, सोनचिरैया नाम से, वो मैरिटल रेप के ऊपर मूवी है। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, JS मिल, नाइनटीन्थ सेंचुरी में मैरिटल रेप का विरोध करके गए थे। ये मैं लिख नहीं रहा, आप सुन लेना, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, जब वो फेमिनिस्ट थिंकर कुछ पूछे जाए, एंशिएंट फेमिनिस्ट थिंकर, तो उसमें प्लेटो का नाम आएगा। मेडिवल टाइम में आप इनका नाम लिख सकते हैं, मॉडर्न में लिख सकते हैं, मेडिवल में तो नहीं, खैर। JS मिल का मैरिटल रेप का विरोध तब किया था, भारत में ये विरोध अब होना शुरू हुआ है। तो आप सोच सकते हो कि मेंटेलिटी का कितना बड़ा फर्क है। हाँ, वैचारिक क्रांति अब भारत में हो रही है, देखने को मिलता है हमें ये सब। तो JS मिल ने क्या बोला? एक और व्यक्ति हुए जिनका नाम था जर्मी बेंथम, J बेंथम, इन्होंने कंसेप्ट दिया यूटिलिटेरियनिज्म का। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिर इसी का विरोध मिल ने किया। मिल को ना एक ब्रिज कंसीडर किया जाता है क्लासिक और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच। मैंने क्लासिक बताया, उसके बाद मॉडर्न आया, इसके बीच का ब्रिज कौन है? दैट ब्रिज इज JS मिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म क्या था? अच्छा, स्टेट को फैसले लेना है, जो नाइट वॉचमैन या नेसेसरी अवेल है, तो कैसे लेगा? मतलब मैं कुछ डिसाइड करना चाहता हूं, तो मैं किस बेस पे जज करूं कि मेरा डिसीजन ठीक है या गलत है? बेंथम ने कॉन्सेप्ट दिया यूटिलिटेरियनिज्म का, उसके अकॉर्डिंग कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम हैप्पीनेस, मतलब जितने ज़्यादा लोग खुश होंगे आपके डिसीजन से, उतना डिसीजन आपका अच्छा है। व्हाट दे वांट? मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्स पीपल, मैक्सिमम पीपल। अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं कुछ डिसीजन ले रहा हूँ, 80% लोग उससे खुश हो रहे हैं, 80 या 90% लोग उससे खुश हो रहे हैं, क्या दिक्कत है इसमें? एक बात समझो, कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो हो सकते हैं कि वो माइनॉरिटी का कुछ नुकसान करके खुश हों। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि मैंने कोई डिसीजन लिया जिससे 80% लोग खुश हैं, लेकिन वो डिसीजन ऐसा है कि दैट विल लीड टू जेनोसाइड ऑफ रिमेनिंग 20%। ये इसी चीज़ से खुश हैं। वो किसी के बेस पे भी हो सकता है, लैंग्वेज के बेस पे हो सकता है, रिलीजन के बेस पे हो सकता है, रीजन के बेस पे हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रेस के बेस पे हो सकता है कि इनका जीनोसाइड हो जाए तो 80% लोग खुश हो जाएंगे। तो ये जो मैंने अभी प्रिंसिपल बताया, मैक्सिमम हैप्पीनेस और मैक्सिमम नंबर, उसके हिसाब से तो ये बात ठीक हो गई। लेकिन क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? देखो, बेंथम ने पता क्या कहा था कि एक भिखारी भीख मांग रहा है और एक कवि कविता लिख रहा है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बराबर खुश हैं। क्या ये सच बात है? नहीं। इसी का विरोध किया इनके ही स्टूडेंट ने, दैट इज JS मिल, जो मैंने अभी बताया। इन्होंने कहा कि जो प्लेजर होता है ना, हैप्पीनेस और प्लेजर एक समान शब्द मानिए अभी आप। प्लेजर क्वांटिटेबल नहीं होता, प्लेजर शुड बी क्वालिटेटिव। समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भिखारी और कोई कवि है जो बराबर खुश है। इसके लिए एक बात कही जाती है कि मैं, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, मैंने एक बार पोस्ट भी डाली थी तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि, और कुछ लोग तो कंफ्यूजन में आ गए थे कि कहना क्या चाहता है, तो आप लोग समझने की कोशिश करना। आई एम बेटर टू बी डिससेटिस्फाइड Socrates than a satisfied pig। मतलब अगर मैं दुखी हूं ना, सुकरात हमेशा अपने पूरे जीवन में डिससेटिस्फाइड रहे, तो मैं इस बात पे प्राउड फील कर रहा हूं, क्योंकि खुश तो शुअर भी हो जाते हैं। ये JS मिल के शब्द हैं। मतलब समझो कि हैप्पीनेस ना क्वालिटी में ऊपर होनी चाहिए,
सूअर कीचड़ में लौट के खुश है, और बेंथम क्या कह रहे हैं कि ये तो बराबर हो गया, सुकरात अगर दुखी है तो वो बेकार है, और सूअर अगर कीचड़ में लौट के खुश है तो वो ज़्यादा ऊपर है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने क्वालिटी की बात की है, क्वालिटेटिव अप्रोच की बात की है। क्या लगता है आपको? आप इस बारे में सोच के बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्वांटिटी में नापना चाहिए हैप्पीनेस को या फिर क्वालिटी में नापना चाहिए। तो मिल ने ना इस ब्रिज का काम किया दोनों चीज़ों के बीच में। अच्छा, आपको मिल लग रहा होगा कि मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, लिबर्टी की बात की इन्होंने मिल ने। आप समझने की कोशिश करना, कौन सी लिबर्टी? पॉजिटिव लिबर्टी, जो मैंने अभी बताया। क्या थी पॉजिटिव लिबर्टी? इस व्यक्ति ने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात कर दी, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म में बिल्कुल फेवर नहीं की जाएगी। उन्होंने क्या बोला था कि मार्केट को खुला छोड़ दो, जिसके पास जो है उसने खुद कमाया है, मेरा सोसाइटी के लिए कोई दायित्व नहीं है। क्लासिकल लिबरलिज्म में ये हो रहा था, लेकिन मिल इसके एकदम अगेंस्ट जा रहे हैं देखा जाए तो, कि आप लोग जो है प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करें। कौन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन? स्टेट। इनकी किताब है जेएस मिल की, उसका नाम है ऑन लिबर्टी। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छी किताब है, मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। स्टेट करेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का। अब इससे क्या होगा? अब क्लासिक जो लोग हैं वो क्या बोलेंगे कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है, ये हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमने कोई प्रॉपर्टी कमाई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन क्योंकि उस प्रॉपर्टी में उन लोगों का भी योगदान है। अच्छा, अभी अगर मार्क्स आ जाए ना, कार्ल मार्क्स, इस चीज़ को बड़ा खतरनाक विरोध हुआ है, मतलब एकदम तबाही मचा देंगे कैपिटलिज्म में। वो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी के बारे में, मार्क्स क्या सोचते हैं? ये मैंने कहीं स्लाइड में लगा भी रखा होगा, एक सेकंड। हाँ, ये हो गया है फ्रीडम टू एनेबलिंग स्टेट, ये मैंने बता दिया। नाइट वॉचमैन की बात कर ली, फ्रीडम फ्रॉम की बात कर ली, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म की बात मैंने कल की थी आप लोगों के साथ। रूल ऑफ लॉ बता दिया, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर बताया था कल, ठीक है। स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, ठीक है। ये सारी इनइक्वालिटी बताया मैंने अभी कि पॉपुलेशन सर्ज हुआ यूरोप में, सब्सटेंसेस वेजेस, प्रॉफिट मोटिव, वेज कोलैप्स, ये सब बताया। डेविड रिकार्डोज आयरन लॉ ऑफ वेजेस, ठीक है। ये आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा है, छोटा सा हमारा, ठीक। अब मार्क्स ने क्या विरोध, अच्छा एक चीज समझो, क्लासिकल लिबरलिज्म की वजह से जो इनइक्वालिटी आई ना, जैसे समझो एक एक्सट्रीम था, आपके पास बिल्कुल फ्रीडम नहीं थी, आपने उसको हटाने के चक्कर में दूसरा एक्सट्रीम क्रिएट कर लिया एब्सोल्यूट फ्रीडम का। इसके विरोध में जो कोई खड़ा होगा ना, वो फिर जो जाएगा ना, वो भी एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पे जाएगा। मार्क्स वही थे, मार्क्सिस्ट एंड जो एंटी थीसिस थी इसकी, क्या बोलते हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म की, दैट इज ऑल अबाउट एक्सट्रीम ऑफ नेगेटिव कैपिटलिज्म, दैट इज कम्युनिज्म, ठीक है। उसकी बात करेंगे हम लोग। उन्होंने क्या बोला पता है, मार्क्स ने क्या बोला? ये जो नौटंकी चल रही है ना यूरोप में, कैपिटलिस्ट की, गवर्नमेंट की, और उसके बाद रिलीजन की भी ऑफ कोर्स बोल सकते हैं हम, क्योंकि रिलीजन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था। कैथोलिक के बाद प्रोटेस्टेंट्स आ गए थे। ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सिस्टम बेस सुपर स्ट्रक्चर की बात करी उन्होंने, ये सब प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? इकोनॉमिक सिस्टम को। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है तब? दैट इज कैपिटलिज्म। इसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हमें क्या चेंज करना है? हमें इसको चेंज करना है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये हम पढ़ेंगे, आप ऐसे तनाव मत लेने लगना कि ये कहाँ चले गए। मैं बस बता रहा हूँ कि एक एक्सट्रीम के एंड में कोई खड़ा होता है तो वो अपने आप दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है। उनको चाहिए था कम्युनिज्म, कि सब कुछ कम्युनिटी ऑन करेगी। इसको भी पढ़ना है हमें, अपकमिंग लेक्चर सोशलिज्म पे होने वाला है इसके बाद, और उसके बाद वी विल गो विद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। खैर, ये सब हुआ, मार्क्स ने इसका विरोध किया। ये मैंने बताया कि क्या दिक्कतें हुई सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, पॉवर्टी आया, डिसीज, इग्नोरेंस, ये सब चीज़ें क्रिएट हुई, ठीक। पॉजिटिव लिबर्टी की मैंने बात की अभी। मिल ने कैसे आपको बताया कि लिबर्टी होती क्या है? इट शुड बी मेजर्ड इन क्वालिटी। अच्छा, क्या लगता है आपको ये सिस्टम भी उतना अच्छा रहा होगा? मॉडर्न लिबरलिज्म की जो बात की, वेलफेयर स्टेट की, एक लिमिट से ज़्यादा अगर मार्केट में स्टेट इंटरवीन करने लगे, गवर्नमेंट इंटरवीन करने लगे मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम पर, तो वो भी अपने आप में, अच्छा समझो, एक चीज़ तो नोटिस की होगी, डेवलपमेंट वहीं हुआ है, साइंटिफिक डेवलपमेंट या कुछ भी, जहाँ कैपिटलिज्म रहा है। अगर आप इसको एकदम ज़ीरो कर दोगे ना, तो डेवलपमेंट नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। रशिया की बात करें, ठीक है,
चाइना को लोग कम्युनिस्ट कहते हैं, लेकिन क्या चाइना का इकोनॉमिक सिस्टम कम्युनिज्म को फॉलो करता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उन्होंने ठीक ठाक लेवल पे कैपिटलिज्म को डेवलप किया हुआ है, खुद को कम्युनिज्म कहते हैं, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर वैसा हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वैसा नहीं है चाइना का। ठीक, केन्सियन इकोनॉमिक्स की मैंने बात की पूरी की पूरी, मार्केट डू नॉट ऑटोमेटिकली सेल्फ करेक्टिव, वही सब बातें हैं जो एडम स्मिथ थे उनके विरोध में खड़े हुए केन्स। इकोनॉमी में ना दिक्कत आई, इसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म में दिक्कत आई, जो रिसेशन है वो शुरू हो गया, ठीक है, और जो कॉलोनीज़ है ना उनको फ्री होना शुरू हो गई वो कॉलोनीज़ आपस में, मतलब आज़ादी मिली, इंडिया को आज़ादी मिली, पाकिस्तान और ये जितने भी इंडिया, मतलब पाकिस्तान तो हमारे साथ था, और जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनको आज़ादी मिलनी शुरू हो गई। उधर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हिल गया इसकी वजह से। तो कहाँ कमी निकाली जाएगी? आइडियोलॉजी, जो मॉडर्न लिबरलिज्म चल रहा था ना उसमें आ गए ड्रॉबैक्स, मॉडर्न लिबरलिज्म हो गया फेल एक हद तक। किस चीज़ का राइज होगा फिर से? अब जो राइज हुआ तीसरा, दैट इज नियो लिबरलिज्म, वही लगभग सेम जो क्लासिक लिबरलिज्म में था ना, बस वही, उसको ना इंटरनेशनली प्रमोट किया गया, वॉशिंगटन कंसेंसस की बात की जाती है। ये लाया किस लिए गया? कुछ लोग तो ये भी व्यू देते हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन होती हैं? जो कॉलोनी थी पहले, इन पे ना डोमिनेंस हेजेमनी बनाए रखने के लिए सिस्टम को लाया गया है। क्या है हेजेमनी, समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति है मार्क्सिस्ट, उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। ये है कोर, ये है डेवलप्ड कंट्रीज, ये है पेरीफेरी, और बीच में है सेमी पेरीफेरी। कोर जो है ना, इनसे लगातार वेल्थ को लेता रहे, इसके लिए सिस्टम आया न्यू लिबरलिज्म। अब पेरीफेरी वाले कंट्रीज को क्या समझ नहीं आ रहा होगा कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बीच में है सेमी पेरीफेरी। समझो, कोर में डेवलप्ड कंट्रीज, सेमी पेरीफेरी पे कौन है? सेमी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इंडिया, ब्राजील, और इधर क्या है पेरीफेरी पे? अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, अब जो अफ्रीकन नेशंस है ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता जा रहा है? उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नहीं आ रहा, क्योंकि बीच में ना एक हेजेमनी मेंटेन कर रखी है। समझने की कोशिश करना। अच्छा, जब जातिवाद की बात चलती है, इसको ना हम परफेक्ट मैच कर सकते हैं जातिवाद से। इतनी सारी जातियां हैं, अभी तक विरोध क्यों नहीं हुआ? अभी तक आंदोलन ऐसे क्यों नहीं हुए कि जातिवाद खत्म हो जाए? जबकि दिखाई तो दे रहा है कि नीचे वालों का शोषण हो रहा है, इसी सेम कंसेप्ट की वजह से। एक व्यक्ति हुए द्विवेदी साहब, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली कि भारत में सबसे छोटी कोई जाति नहीं है, हर जाति अपने से छोटा कोई ना कोई ढूंढ ही लेती है, और अगर कोई ना मिले तो घर में औरत तो सभी की होती है, उसको तो वो बिल्कुल ही छोटा मानते हैं। एक ट्रेंड चलता है कि जो अपर कास्ट वुमेन है वो पैट्रियार्की का विरोध करती है, जातिवाद का नहीं। जो लोअर कास्ट मैन है वो कास्टिज्म का विरोध करता है, पैट्रियार्की का नहीं। वही सिचुएशन है कि एक जाति सबसे ऊपर है, उससे नीचे कोई और है, और ऐसे ऐसे करके करके एक पूरी हायरार्की चली आ रही है। अब लड़ाई कौन सी होगी पता है? सबसे नीचे कोई मानता नहीं खुद को, ये डिवीजन हो गया। यही डिवीजन यहाँ हुआ है। अगर ऐसा होता ना कि डेवलप्ड है और अनडेवलप्ड है तो लड़ाई हो चुकी होती है, अभी तक रेवोल्यूशन आ चुका होता। लेकिन जब ये हायरार्की बना देते हो ना कि तुम उससे तो ऊपर हो ही, लड़ाई नहीं होती, उसके बाद रेवोल्यूशन नहीं आता, उसके बाद समझ ही नहीं आता कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये एक व्यू है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम सच बात है। इसके काउंटर में भी बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, न्यू लिबरलिज्म को। न्यू लिबरलिज्म के फीचर्स इंटरनेशनल लेवल पे लगभग वैसे ही थे जो क्लासिक के थे, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। वी विल नो अबाउट दैट इन अपकमिंग वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय।